तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भूत के एफआईआर की भी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले हुतांश वर्मा अपनी कला के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरअसल हुतांश पेशे से एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं और वो देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों की पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिवार वालों को देते हैं। उनका मानना है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को हमेशा दिलों में बसा कर रखना चाहिए। हुतांश अब तक 160 से ज्यादा शहीद जवानों की पोर्ट्रेट बनाकर उनके परिवारों तक पहुँचा चुके हैं। 2014 में मेरे फादर के ये मुझसे एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो उनकी याद में मैंने ये शुरू करा और आज तक नहीं रुका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल में पढ़ाई करने गई बच्चियों से खाना बनवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि माबूद नगर इलाके के प्राइमरी स्कूल में छात्राओं से मिड डे मील के तहत बनने वाला खाना बनवाया जा रहा है और छात्राएं अपना क्लास छोड़कर स्कूल में रोटियां बना रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा है। अभी उनकी जांच पूर्ण नहीं हो पाई। जांच में यदि वो दोषी पाई जाएगी तो कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमीनी विवाद का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दरअसल कुशीनगर में साल 2014 में एक मृतक के नाम से एक ही परिवार के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जांच अधिकारी ने मृतक शख्स का बयान भी दर्ज कर लिया, जबकि जिस शिकायतकर्ता के नाम से मुकदमा चलाया जा रहा था उसकी मौत साल 2011 में ही हो गई थी। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा, भला मृतक शख्स या भूत कैसे किसी के खिलाफ एफआईआर करा सकता है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। इसमें किसी के द्वारा भी जो विपक्षी है, अगर उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है, तो इन सबके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिख के इन सबको जेल भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार है। बारिश के बीच यहाँ फूलों की घाटी रंग बिरंगे फूलों से महक उठी है, जहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं। करीब 87 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान को 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ मानसून के सीजन में हर साल 500 से ज्यादा वैरायटी के फूल खिलते हैं। तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा का डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दीपक एक पार्टी में डांस कर रहे थे, लेकिन डांस करते करते अचानक वो अपनी पिस्टल निकाल लेते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि दीपक शर्मा ने 200 करोड़ के ठगी मामले में सुकेश के बैरक में रेड और निर्भया के दोषियों को फांसी के तख्त तक पहुँचाने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर यूट्यूब देखकर बम बनाने वाले बच्चों से जुड़ी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक गांव में कुछ बच्चे यूट्यूब देखकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक जोरदार धमाका हुआ और 5 बच्चे जख्मी हो गए। सभी घायल हुए बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। इनमें 3 बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को अडल्ट कंटेंट से दूर रखने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम भावुक हो जाते हैं, वहीं कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम पूरी तरह से चौंक जाते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बुआरीडीह पंचायत में कुछ बच्चे YouTube पर वीडियो देखकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे।
उसी बीच अचानक जोरदार धमाका हुआ और इस विस्फोट से 5 बच्चे झुलस गए। 3 बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घायल बच्चों के हाथ, पैर और चेहरे झुलस गए। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि जांच में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर जिले के मुन्नी बंगरा गांव में सोशल मीडिया से मासूम बच्चों को बम बनाने की तकनीक देख करके उसका प्रैक्टिकल करने के दौरान विस्फोट हो जाता है और 5 मासूम बच्चे चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय गायघाट थाना तमाम घायल बच्चों को पीएचसी ले जाती है और इलाज कराती है। इसके बाद स्थानीय लोग और मुजफ्फरपुर पुलिस भी काफी अलर्ट हो गई है। आज क्राइम मीटिंग के दौरान भी सोशल मीडिया संबंधित निर्देश दिए गए और तमाम एसएचओ की बताई गई कि आसपास के इलाकों में अपने क्षेत्रों में इसके लिए लोगों को भी अवॉइड करें कि कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत चीज आपके बच्चे तो नहीं सीख रहे, खास करके नाबालिग बच्चे जिस तरीके से इस तरह की घटना हो इसको सीख लेते हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हालांकि इस मामले में किसी पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं, क्योंकि तमाम पीड़ित और घायल बच्चे हैं वो एक साथ खेल रहे थे और खेलने के दौरान ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है। वो माचिस की तिल्ली से बारूद निकाल करके शेल टॉर्च में जोड़ देते हैं और इसी दौरान ब्लास्ट हो जाती है और 5 बच्चे चोटिल हो जाते हैं, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में कराई जाती है। तो इसमें किसी ने किसी तरह कोई कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन एहतियातन मुजफ्फरपुर पुलिस अलर्ट हो गई है और आज क्राइम मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई और वरीय अधिकारियों ने संबंधित थानेदारों को भी निर्देश दिया कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। आसपास के लोगों को अवॉइड करें कि उनके बच्चे जो छोटे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया देखने के दौरान कुछ गलत तरीका से न से उसके इस्तेमाल से उन्हें हानि न हो जाए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक बच्चों ने YouTube पर वीडियो देखकर माचिस की तीलियों और पटाखों के बारूद को इकट्ठा किया और उसे एक खराब टॉर्च में भर दिया। इसके बाद वे बैटरी से उसे विस्फोट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान धमाका हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में शामिल सभी बच्चे एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। एक घायल बच्चे के पिता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि उनका बेटा जल गया है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि बम विस्फोट में बच्चा जलकर घायल हुआ है। गायघाट थाने के अंतर्गत एक ग्वारीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी पीएचसी में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं, उनके हाथ में थोड़ा इंजरी हुई है और जो अभी इलाजरत है, बाकी सब कुछ वहाँ पे ठीक है। डीएसपी कमिश्नर है वो स्वयं उस मामले को देख रही हैं। अभी विस्फोट में घायल हुए बच्चों ने बताया कि वे लोग स्कूल से पढ़कर आ रहे थे। तभी गांव का एक लड़का उन्हें खेत में ले गया और बोला कि चलो अब बम फोड़ते हैं। उसने बारूद निकालकर माचिस के डिब्बे में भर दिया। इसके बाद सिर झुकाकर सूखे घास की छोटी ढेर में माचिस से आग लगाया। उसने बच्चों से कहा कि बम नहीं फटा, इसमें फूंको, फिर बम फटेगा। जैसे ही सभी बच्चे फूंक मारने लगे, इतने में सूखे घास के ढेर में ब्लास्ट हो गया, जिससे किसी बच्चे का चेहरा तो किसी का हाथ बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद वो लड़का वहां से फरार हो गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और बच्चों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस के मुताबिक परिवार ने पहले इस घटना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला तब सामने आया जब बच्चों के ही परिवार वालों ने इसका खुलासा किया। घटना हुआ कि जो साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जरा दिया है कि बारूद से जरा दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था, हमारा लेट हम सरब्दीपुर रहते हैं, फोन आया, हम यहाँ से पहुंचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, जलने के बाद अवतार मूवी वाले बच्चे लग रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, ये बच्चे हैं कि उत्पात हैं। अब बच्चों को भी मोबाइल की लत लग चुकी है, यहाँ तक कि खाना खाते समय भी उनके हाथ में मोबाइल रहता है और अक्सर माँ बाप को ये डर लगा रहता है कि बच्चा फोन पर कोई आपत्तिजनक या संवेदनशील कंटेंट न खोल ले। हालांकि कंपनियां संवेदनशील सामग्री से बच्चों को दूर रखने पर काम कर रही है, लेकिन आप पेरेंटल कंट्रोल सेट करके काफी हद तक आश्वस्त हो सकते हैं। YouTube ने कुछ स्टेप्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके पेरेंटल कंट्रोल को सेट किया जा सकता है। अपने डिवाइस पर YouTube ऐप खोलें। ऐप के ऊपरी दाएं कोने में प्रोफाइल फोटो को टैप करें। सेटिंग्स में जनरल पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें और रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑप्शन के साथ टॉगल ऑन करें। ये मोड उपयोगकर्ता के लिए एडल्ट कंटेंट को बैन करेगा। हालांकि YouTube बताता है कि कोई फिल्टर 100% कारगर नहीं है। आज की डेट में हमें पता है इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है, चाहे वो YouTube हो, अब तो ChatGPT आ गया है। AI की मदद से जहाँ अच्छे काम भी हो रहे हैं, वहाँ बुरे कामों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस केस में हमने देखा कि YouTube पर
फ्रीली अवेलेबल वीडियोस हैं जहां दिखाया जा रहा है बॉम्ब कैसे बनाते हैं, और एक चूक की वजह से 5 बच्चे घायल और आसपास एक माहौल ऐसा पैदा हो गया, डर का माहौल, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और ये एक सवाल बनता भी है, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीजों से कैसे बच सके। क्या क्या चीजें हमें माँ बाप के तौर पर, बड़ों के तौर पर, क्या क्या चीजें हमें बच्चों को समझानी चाहिए इंटरनेट पे। पहला, जो मैं हमेशा कहता हूँ, साइबर हाइजीन। आपको हमेशा बच्चों को बताना है कि इंटरनेट पर सब कुछ सच नहीं होता। आप इंटरनेट पर कुछ भी पा सकते हैं, ये बात सच है, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पर आप वो काम खुद कर सकते हैं, कहाँ पर आपको दूसरे बड़े की सहायता चाहिए और कहाँ पर चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। बॉम्ब कैसे बनाना है, बंदूक कैसे खरीदनी है, ऐसी चीजें आपको इंटरनेट पे बहुत आराम से मिल जाएंगी, बट आपको उसको लेना नहीं है, आपको उसको देखना भी नहीं है। बच्चों को समझाना जरूरी है क्या सही है क्या गलत है। बच्चों का मन बहुत नाजुक और चंचल होता है और सोशल मीडिया आसानी से उनकी सोच और व्यवहार को बदल सकता है। छोटी उम्र में बच्चे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स होने के नाते आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव भी होता है। सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि बच्चा कहां, कब और कैसे क्या जानकारी ले, उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 30% बच्चों को 10 वर्ष की आयु तक और 70% बच्चों को 12 वर्ष की आयु तक मोबाइल फोन मिल जाता है। लगभग सभी बच्चों के पास 15 वर्ष की आयु तक अपना मोबाइल फोन होता है। माताएं अपने छोटे दुधमुहे बच्चों को मोबाइल फोन देने से कतराती नहीं हैं। वे चाहती है कि उनका बच्चा फोन पर व्यस्त रहेगा तो वो रोएगा नहीं और वो शांति से अपना काम निपटाएंगे। वहीं कुछ अभिभावक अक्सर अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से बच्चों के मन में मोबाइल फोन को लेकर आकर्षण बढ़ रहा है। बच्चे आज मोबाइल फोन पर गेमिंग, यूट्यूब और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर नए नए गैजेट्स और ऐप डेवलप कर रही हैं। ऐसे में बच्चे और युवा ज्यादा से ज्यादा अपना समय मोबाइल पर साइट्स देखने में बिता रहे हैं और मनचाहा कंटेंट देख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को एडल्ट कंटेंट से दूर रखने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हौल बजाएं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बांग्लादेश के हालात पर निगरानी के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। दरअसल गुरुवार को लोकसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने काफी विरोध और हंगामा किया था। साथ ही इस विधेयक को लेकर बीजेपी के कुछ सहयोगियों ने भी सुझाव दिए थे। इसके बाद सरकार ने इसे चर्चा के लिए जेपीसी को भेजने का फैसला किया है। बीजेपी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के SC/ST सांसदों ने पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपकर कोटे के भीतर कोटा से जुड़ा फैसला लागू नहीं करने की मांग की है। दरअसल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने ISIS के कुख्यात आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पहले से ही NIA के रडार पर था। दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले रिजवान पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अंतरिम रोक आगे बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अध्ययन के बाद मुकदमे की सुनवाई की बात कही है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बांग्लादेश में हालात पर निगरानी के लिए BSF के ADG की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही ये हाई लेवल कमेटी बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है।
आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी लेकर आया है। शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाया। रिहाई के वक्त सिसोदिया के साथ पार्टी के सांसद संजय सिंह और मंत्री आतिशी भी नजर आए। जेल से बाहर आते ही सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए। लेकिन सिसोदिया के जेल से बाहर आने से पहले दिल्ली की सियासत में जोरदार सरगर्मी देखी गई। लेकिन जेल से छूटने के बाद सिसोदिया ने क्या कहा, सुनिए। ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। आज मैं बाहर आया हूँ तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज और संविधान करेंगे, आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और इसे न्याय की जीत करार दिया है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सिसोदिया को अभी सिर्फ बेल मिली है, लेकिन वो अपराध से बरी नहीं हुए हैं। अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई। अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? जिस पार्टी का जन्म हुआ था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म क्या किया? भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में और बेल मिली है, क्लीन चिट तुम्हें भी मिली है और उसकी खुशी मना रहे हैं, तो कितना स्तर इस पार्टी का गिर गया है। आम आदमी पार्टी जितना मर्जी सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन है। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसकी रक्षा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद कथित शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसी के आंसू छलक उठे तो किसी ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने अपने नजरिए से देख रही है। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि अभी तो सिर्फ जमानत मिली है, वो किसी भी मामले में बरी नहीं हुए हैं।
ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? उनको ये बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको ये बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बेल मिलते ही उम्मीद के मुताबिक सियासत गर्मा गई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए, तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सिसोदिया की बेल की शर्तों की याद दिला दी। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बात का अफसोस है कि जो बेल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बेल मिली है। इस बेल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप का पासपोर्ट जब्त रहेगा, आप कहीं देश के बाहर नहीं जा सकते। इतना बड़ा अविश्वास है। कोर्ट कब बाहर जाने के लिए मना करती है? जबकि आप बहुत संगीन अपराध में आरोपी हैं। दूसरी शर्त है कि हर सप्ताह आपको थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको जीत मना रहे हैं? मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त ये कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही अप्रैल में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी और अब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की रिहाई ने न केवल आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाया है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी खुशी जाहिर करने का मौका दिया है। विपक्षी दलों को उम्मीद है कि सिसोदिया के बाद रिहाई का अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये राहत दी मनीष सिसोदिया को, और सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं नहीं हैं। माना जा रहा है कि सिसोदिया की जमानत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई का रास्ता खोल दिया है और यही वजह है कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 820 अंक उछलकर 79,706 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 250 अंकों पर चढ़ा। ये 24,367 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतें 1100 रुपए उछली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,450 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी ने भी 1400 रुपए की छलांग लगाई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 82,500 रुपए हो गई। लग्जरी कार मेकिंग कंपनी लैम्बोर्गिनी ने अपनी सुपर लग्जरी कार उरूस SE को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ बाजार में उतारा है। मतलब इस कार को आप 60 किलोमीटर तक प्योर इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं। खास बात यह है कि इस कार को 10 अलग अलग ड्राइविंग मोड में चलाया जा सकता है। लैम्बोर्गिनी की ये नई SUV महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए रखी गई है। जर्मनी की कार मेकिंग कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में 2 नई गाड़ियां लॉन्च की। कंपनी ने अपनी नई कारें AMG GLC 43 कूपे और CLE कैब्रियोलेट को भारतीय बाजार में उतारा है। इनकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए रखी गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी 2,500 से ज्यादा ऑल्टो K10 कार को बाजार से वापस बुला लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें तकनीकी खराबी आने की वजह से कंपनी ने ये फैसला लिया है। साथ ही कंपनी ने इन कारों के मालिकों को सलाह दी है कि वे तब तक अपनी गाड़ी न चलाएं जब तक कि पार्ट्स को बदल न दिया जाए। कंपनी के मुताबिक डिफेक्ट सुधारने या पार्ट्स बदलने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नोएडा के एक नामी प्राइवेट स्कूल में बच्चों के टिफिन को लेकर जारी एक सर्कुलर की। नोएडा स्कूल ने बच्चों के टिफिन में खाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। ये सर्कुलर नोएडा में सेक्टर 132 के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने बच्चों के पेरेंट्स के लिए जारी किया है। इस सर्कुलर में पेरेंट्स से ये निवेदन किया गया है कि वे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में नॉनवेज खाना ना भेजें। बुधवार 6 अगस्त को जारी सर्कुलर के अगले ही दिन कुछ अभिभावकों ने इस पर आपत्ति जता दी। सर्कुलर पर आपत्ति जताने वाले पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि स्कूल उनके बच्चों के खाने पीने की पसंद पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ दूसरे अभिभावकों ने स्कूल के सर्कुलर का समर्थन करते हुए कहा कि स्कूल कोई नॉनवेज खाने की जगह नहीं है। सर्कुलर पर विवाद बढ़ने पर स्कूल के प्रिंसिपल सुकृति चौहान ने स्पष्ट किया है कि ये कोई फरमान नहीं है, सिर्फ एक गुजारिश है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने पेरेंट्स से सिर्फ अपील की है कि वे बारिश के इस मौसम में बच्चों के टिफिन में नॉनवेज खाना ना दें, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है। स्कूल के सर्कुलर में पेरेंट्स से निवेदन करते हुए 2 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। पहला, सेहत और सुरक्षा को लेकर कहा गया है कि सुबह तैयार किया गया नॉनवेज खाना ठीक से ना रखने पर लंच टाइम तक खराब हो सकता है, जिससे बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, और स्कूल में बच्चों की सेहत हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, समावेशिता और सम्मान। हमारा स्कूल विविधता को महत्व देता है और सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ऐसे में शाकाहारी भोजन के माहौल को बनाए रखते हुए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी छात्र एक साथ भोजन करते समय सम्मानित और आरामदायक महसूस करें। कुछ पेरेंट्स ने इस सर्कुलर का समर्थन करते हुए कहा है कि स्कूल बच्चों के लिए मंदिर की तरह होते हैं और वहां पर नॉनवेज खाना उचित नहीं है। यही नहीं, स्कूल में ज्यादातर बच्चे शाकाहारी होते हैं। ऐसे में स्कूल का ये सर्कुलर जारी करना अच्छा कदम है। तो फिलहाल इस सर्कुलर को लेकर दूसरे स्कूलों में भी चर्चा हो रही है। इस टॉपिक पर हमने नोएडा के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो टिफिन लंच होता है, पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि वो ऐसा फूड कभी नहीं भेजेंगे कि जो जल्दी स्पॉइल हो जाए या जिसमें से स्मेल आती हो, क्योंकि अल्टीमेटली खाना तो उनके अपने बच्चे को ही है। तो स्कूल को इन छोटी छोटी चीज़ों में जो फूड हैबिट्स हैं बच्चे की, उसको आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा ये नहीं खा सकता, आपका बच्चा वो नहीं खा सकता, इस तरह से स्कूल को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स खुद इतने समझदार होते हैं कि वो अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, कभी भी कोई गलत फूड नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना कि आप केवल वेज भेजें क्या नॉन वेज भेजें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या वेज फूड स्पॉइल नहीं होता?
ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन स्पॉइल तो वो भी होता है। ये हो सकता है स्कूल ने अपने रूल्स फॉलो किए हों, बट बीइंग अ वेजिटेरियन मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम लोग पहली बात तो नॉनवेज देते नहीं है। इनकेस अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते भी तो शायद मैं नॉन वेजिटेरियन अपने बच्चे को इतनी देर के लिए नहीं देता कि वो पैक करके ले जाए और उसके बाद कब खाए कब नहीं खाए, बिकॉज ऑफ हाइजेनिक फैक्टर्स। स्कूल के डिसीजन हैं, स्कूल के डिसीजन के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है। ये एक जो स्कूल ने कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा है, क्योंकि हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर बिलीफ के लोग आते हैं, तो हमें आपस में मतभेद नहीं करना। बहुत से लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, बहुत से लोग खाते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर वो मना कर दें कि लेकर के ना आए, तो इससे हमें इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें कोई खामियाजा नहीं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है और इसके साथ ही वो ऐसे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में लगातार 2 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुष जैवलिन थ्रो इवेंट में, यानी आसान भाषा में कहें तो भाला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो लगातार 2 ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उम्मीद इस बार भी गोल्ड मेडल की ही थी, लेकिन हर दिन आपका नहीं होता। शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब। मतलब मैंने कभी इस चीज के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था ओलंपिक जैसी जगह पे। फिर भी थ्रो काफी अच्छा लगा है। जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। तो आज भी नहीं हुआ, तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्ड न जीत पाने का मलाल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था। इस बार बारी पाकिस्तान की थी। अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर का रहा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। वहीं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर का थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा भले ही अखबारों की सुर्खियां शुक्रवार की सुबह बनी, लेकिन पानीपत में उनके घर पर जश्न तो देर रात से ही शुरू हो गया था। पिता खुश थे, मां खुश थी, परिवार रिश्तेदार सब इस पल के इंतजार में थे। खूब जश्न मना। इन सब के बीच नीरज की मां का एक बयान सुर्खियों में आ गया। जिसने भी सुना तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने खेल के मैदान में नीरज के प्रतिद्वंदी और गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के जैवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम को भी अपना बेटा कहकर संबोधित किया। उसकी खुशी को भी अपनी खुशी बताया। दुख हमने कुछ नहीं है जी। नीरज की और नदीम की भाई अच्छी दोस्ती है और अच्छा प्यार उनके दिल में, तो हम उसकी माँ को भी बधाई दे रहे हैं। तो अच्छा खेले बच्चे, भाई मेहनत करके जा रहे थे। तो हमने थोड़ी सी नीरज का अंतर नहीं हो रही, वही जो जिस तरह हो गिरा था, लेकिन उसके कहीं इंजरी नहीं होगी। तो अब न सिल्वर की भी बहुत खुशी है और गोल्ड की भी इतनी खुशी है। गोल्ड की भी उतनी ही खुशी है, गोल्ड की भी इतनी, उसकी भी इतनी खुशी है जी। खुशी देख मैं जो से बच्चे जा रहे थे वहाँ सिल्वर गोल्ड वहाँ कैसा भी ले नहीं पाए, तो वहाँ भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे। उनके दिल पर क्या बीतती है। तो अरशद नदीम के लिए भी उतना ही आशीर्वाद है आपके? हाँ, इतना आशीर्वाद है जी। पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा की मां के इस बयान की खुलकर तारीफ की। जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल्ड का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके
परिवार को भी बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने फोन पर नीरज चोपड़ा से बात की और उनकी इस कामयाबी पर बधाई दी। पीएम मोदी ने उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है, आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में भले ही चांदी से संतोष करना पड़ा, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो खेले और देश की मेडल टैली बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे साथ यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।